आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है एक तलाकशुदा महिला की, जिसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उसका पति शराबी होता है। और इसी शराब की लत के कारण वो अपनी पत्नी यानी रूबी को तलाक दे देता है। और इसी तलाक के चलते ही रूबी अपने पति के घर छोड़कर अपने माँ के घर आ जाती है और यहीं पर रहने लगती है। और इसी दौरान उसकी एक शख्स से मुलाकात होती है और जिससे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती से फिर प्यार हो जाता है। और उस शख्स से प्यार हुआ ही था कि बीच में एंट्री होती है एक तांत्रिक की, और अब रूबी तांत्रिक के टच में आ जाती है और उससे मिलना जुलना शुरू कर देती है। और एक दिन वो अपने घर से तांत्रिक के यहाँ जाने के लिए निकलती है और फिर वहाँ से लापता हो जाती है। और जब रूबी की माँ पुलिस में कंप्लेन करती है और तहरीर देती है रूबी की लापता होने की, तो पुलिस जब एक्शन लेती है और जो मामला सामने निकल कर आता है तो उससे पुलिस भी हैरान व दंग रह जाती है। तो पूरा मामला जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये मामला मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। तो दोस्तों, आपसे फिर वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की। लखनऊ के ही पास का एक गांव होता है और उसी गांव की रहने वाली होती है रूबी। रूबी बेहद कमजोर परिवार की होती है और उसके घर पे सिर्फ उसकी माँ होती है, और उसकी माँ किसी तरीके से रूबी की शादी कर देती है। लेकिन रूबी का पति एक शराबी होता है और उसको शराब पीने की लत पड़ जाती है, और शराब के कारण ही इनके घर में कलह होता रहता है। और कलह के चलते ही दोनों मियाँ बीवी के बीच में काफी खटपट होने लगती है। लेकिन इस दौरान उनके दो बच्चे हो जाते हैं और रूबी अक्सर अपने पति को समझाने की कोशिश करती और शराब छुड़ाने की भी कोशिश करती, लेकिन उसका शराबी पति शराब नहीं छोड़ता। और इसी के चलते उन दोनों में काफी ज्यादा मामले खराब हो जाते हैं और एक दिन रूबी का पति रूबी को तलाक दे देता है और रूबी अपने पति के घर छोड़कर अपने माँ के घर में रहने लगती है। अब माँ और बेटी और रूबी के दो बच्चे सब साथ में रह रहे होते हैं और रूबी अपनी माँ का हाथ बटाती और इसी तरीके से उनकी जिंदगी चल रही होती है। लेकिन उसी गांव का एक लड़का होता है जिससे रूबी की मुलाकात होती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे एक दूसरे को दोनों लोग चाहने लगते हैं। लेकिन रूबी काफी ज्यादा परेशान रहती है क्योंकि जिसके दो छोटे छोटे बच्चे हों और जिसके जवानी में ही पति ने तलाक दे दिया हो, तो उसके लिए काफी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। इसी के चलते पास में ही एक तांत्रिक रहता है और जिसके चर्चे काफी चारों तरफ होते हैं और उस तांत्रिक के यहाँ लोग अक्सर आया जाया करते थे। जैसे ही उस तांत्रिक की बात रूबी को पता चलती है तो रूबी भी उस तांत्रिक के यहाँ जाती है और उससे अपनी समस्या बताती है। क्योंकि ये आप और हम लोग अक्सर देखते हैं कि ज्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या गांव देहात के लोग होते हैं, तो जैसी उनकी समस्याएं आती हैं, जब समस्याएं ज्यादा होती हैं तो उनसे लड़ने के बजाय हम ऐसा एक शॉर्टकट रास्ता तलाश करने लगते हैं और इसी शॉर्टकट के रास्ते हम कई बार जो है तांत्रिक और बाबाओं के चक्कर में भी पड़ जाते हैं और हम लोग अपनी समस्याओं का निदान लेकर तांत्रिकों के पास पहुंचने लगते हैं। और इसी कमजोरी का फायदा भी तांत्रिक लोग उठाते हैं, बल्कि वो परेशानियां कम नहीं करते और ज्यादा परेशानियां बढ़ा देते हैं और वो डराने का भी काम करते हैं। क्योंकि ये सारा खेल डर का होता है। वो जानते हैं कि सामने वाला जितना डरेगा वो उतना ज्यादा उनको चढ़ावा भी देगा और उनके चंगुल में भी फंसेगा। ऐसा ही कुछ होता है रूबी के साथ भी, और रूबी भी अक्सर वहां बाबा के यहाँ आने जाने लगती है और बाबा से अपनी समस्याएं बताती रहती है। बाबा भी तरह तरह के उनको उपाय बताता जिस पर रूबी अमल भी कर रही थी, लेकिन जो समस्याएं थी रूबी की वो जैसी की तैसी ही बनी रहती हैं। अब क्योंकि रूबी का अक्सर वहां आना जाना हो गया था
तांत्रिक के यहाँ, तो इस रूबी की माँ को भी मालूम था और कभी कभार रूबी के साथ में रूबी की माँ भी तांत्रिक के पास जाया करती थी। और फिर एक दिन आता है करवा चौथ का दिन, जिस दिन हमारे भारतीय नारियों में एक परंपरा है कि जिस दिन करवा चौथ होता है तो उस दिन अपने पति के लिए हमारे देश की भारतीय नारियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। अब क्योंकि रूबी का तो तलाक हो चुका था, अब रूबी का पति भी नहीं था, इसलिए वो करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखा था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे तांत्रिक के यहाँ जाना है, कुछ काम है उनसे। तो क्योंकि अब उससे पहले भी अक्सर रूबी का आना जाना रहता था और कई बार तो उसकी माँ भी गई थी, इसलिए रूबी की माँ मना नहीं करती और कहती है ठीक है आप चले जाओ। और ये तारीख होती है लगभग अक्टूबर का महीना होता है और 2020 का ये मामला है। रूबी अपने घर से शाम को निकलती है तांत्रिक के यहाँ और अपने बच्चों को घर में ही छोड़ जाती है। लेकिन जब काफी देर हो जाती है तो रूबी की माँ थोड़ा चिंतित होती है और सोचने लगती है कि रूबी अभी तक आई क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही जब थोड़ा सा और ज्यादा रात होती है तो अब रूबी की माँ की परेशानी थोड़ा सा और बढ़ गई और फिर वो खुद ही रूबी की माँ तांत्रिक के पास पहुंचती है और तांत्रिक से कहती है कि रूबी यहाँ आई थी और अब तक वो घर नहीं आई। तभी तांत्रिक कहते हैं कि रूबी तो यहाँ आई नहीं, और ये बात सच भी थी क्योंकि वहां पर और भी 2-4 लोग बैठे थे, क्योंकि उन लोगों ने भी कहा कि हम लोग तो शाम से यहाँ पर बैठे हैं और रूबी यहाँ नहीं आई। इतना सुनकर ही माँ और ज्यादा परेशान हो जाती है कि कह के तो वो तांत्रिक के यहाँ के लिए निकली थी, लेकिन जब यहाँ नहीं आई तो फिर रूबी गई कहाँ। और इसी परेशानी को लेकर वो सारी रात करवटें बदलती रहती है और अगले दिन जाकर लखनऊ पुलिस स्टेशन में रूबी की गुमशुदगी की वो तहरीर देती है। अब जैसे ही पुलिस को रूबी की गुमशुदगी की तहरीर मिलती है तो पुलिस एक्शन में भी आती है और रूबी की घर जाती है और सारी बात तफसील से उसकी माँ से पूछती है और मोहल्ले पड़ोस में भी पूछताछ करती है। तभी रूबी की माँ कहती है कि शाम को वो तांत्रिक के यहाँ जाने के लिए निकली थी। अब जैसे ही तांत्रिक का नाम आता है तो पुलिस थोड़ा और अलर्ट होती है, क्योंकि पुलिस जानती है कि अक्सर ऐसे मामले तांत्रिकों के यहाँ होते हैं और यहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा। और पुलिस पहुंच जाती है तांत्रिक के यहाँ। तांत्रिक से जब पूछताछ करती है तो तांत्रिक उसका वही कहना था कि यहाँ नहीं आए और फिर पुलिस अपने हिसाब से ढूंढना शुरू करती है। लेकिन जब रूबी कहीं नहीं मिलती तो फिर रूबी का नंबर रूबी की माँ से लिया जाता है और उसकी कॉल डिटेल का CDR निकलवाया जाता है। अब रूबी के फोन पर कई सारे नंबर थे, लेकिन 2 नंबर ऐसे होते हैं जिन पर रूबी की काफी ज्यादा बात हुआ करती थी और अक्सर होती थी और काफी लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। अब वो 2 नंबर थे, एक नंबर था तांत्रिक का और एक नंबर था दूसरे शख्स का। अब पुलिस को दोनों लोगों पर शक होता है क्योंकि मेन सस्पेक्टेड यही हो जाते हैं, 2 ही निकलते हैं और पुलिस को इस बात का यकीन था कि इन्हीं 2 में से रूबी की लापता होने में इन्हीं दोनों का हाथ होगा। और पुलिस दोनों को थाने ले आती है, थाने में अपनी तरह से पूछताछ करती है, लेकिन वो दोनों लोग इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि रूबी के बारे में हमें कोई नहीं पता। इसके बाद पुलिस फिर अपने हिसाब से उनसे पूछताछ करती है और बल्कि 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन वो दोनों लोग शुरू से लास्ट तक यही कहते रहते हैं कि रूबी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब पुलिस को ये लगने लगता है कि अब इतना टॉर्चर करने के बाद भी अगर ये नहीं बता रहे तो हो सकता है कि रूबी कहीं और चली गई हो या शायद किसी के साथ उसका अफेयर हो, उसके साथ चली गई हो या कुछ दिन बाद आ जाएगी। अब क्योंकि मामला भी बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होता, क्योंकि रूबी भी एक कमजोर फैमिली से होती है, इसीलिए पुलिस भी अब इस केस में तवज्जो देना कम कर देती है। और इसी तरह लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, क्योंकि ये मामला था 2020 के अक्टूबर के आसपास का और अब आ जाता है 2023 का मार्च का महीना। शाम का वक्त होता है, थाने पर जैसे पुलिस होती है वैसे शाम को उस दिन भी पुलिस काफी थी उस थाने पर और अपने अपने काम में पुलिस लगी हुई थी। वहीं पर एक शख्स आता है और जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, पसीने पसीने होता है और पुलिस से आकर कहता है कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और रूबी का कत्ल मैंने ही किया है। पुलिस जैसी उस शख्स की ये बात सुनती है तो पुलिस को लगता है कि शायद इसका दिमागी संतुलन हो गया हो या शायद इसको किसी ने डराया धमकाया हो, क्योंकि ये कोई और शख्स नहीं था बल्कि ये वही शख्स था जिसको
पुलिस इससे पहले उठाकर लाई थी तांत्रिक के साथ में। और इस शख्स का नाम होता है पवन, जिसकी उम्र लगभग 32 साल है और ये रूबी के ही गांव का रहने वाला होता है। क्योंकि पुलिस वाले सोच रहे थे कि इसको तो हमने बहुत ज्यादा प्रेशर में लेकर भी पूछा था और इसको 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उस वक्त इसने साफ इनकार कर दिया था कि मुझे रूबी के बारे में कुछ मालूम नहीं। शायद इसको किसी ने डराया धमकाया हो, इसीलिए पुलिस वाले बाहर थाने के बाहर 2 सिपाहियों को भेजते हैं कि जरा देख कर आओ, शायद किसी ने इसको डराया धमकाया तो नहीं है। लेकिन जब पुलिस वाले जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं तो वो शख्स पवन कहता है कि साहब मुझे किसी ने डराया धमकाया नहीं है और मैं सच कह रहा हूं, मैंने ही रूबी का कत्ल किया है। तो पुलिस कहती है कि आखिर तुमने फिर उस वक्त क्यों नहीं बताया? उस वक्त जब तुम्हें मारा पीटा हमने और 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया, उस वक्त तो तुमने साफ इनकार कर दिया था, अब क्या हुआ? तभी वो कहता है कि मुझे रूबी ने ही मजबूर कर दिया। तो पुलिस को अब थोड़ा थोड़ा और शक होने लगता है और पुलिस कहती है कि अब हो सकता है कि मारपीट से इसका कोई दिमागी संतुलन खो गया हो और हमने शायद इसको टॉर्चर किया था, शायद उस वजह से इसके दिमाग में असर पड़ा हो, इसलिए ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम लोगों के लेने के देने पड़ जाएं, इसलिए उसको बड़े प्यार से बैठाते हैं और फुसलाते हैं और कहते हैं तुम परेशान बिल्कुल मत हो, और अच्छा ये बताओ कि तुमने रूबी को क्यों मारा? तभी वो शख्स जो कहानी बताता है वो कहता है कि दरअसल रूबी के जब पति ने रूबी को तलाक दे दिया तो रूबी गांव में आकर रहने लगी और मेरी मुलाकात रूबी से हो गई और फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई और दोस्ती से फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद भी करने लगे और प्यार करने लगे और मैंने कई बार रूबी से शादी के लिए भी कहा और हम लोग शादी भी करना चाहते थे क्योंकि रूबी भी राजी थी। इसीलिए जब करवा चौथ का दिन होता है तो मैं रूबी से कहता हूँ कि सभी औरतें करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं तो कम से कम तुम एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, तुम भी मेरे दर्शन कर लो, और क्योंकि हम आगे शादी भी करना चाहते हैं। तभी रूबी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आती है और जब वो घर आती है तो मैं उससे कहता हूँ कि रूबी आज रात तुम यहीं रुक जाओ और हम दोनों आज साथ में रात गुजारेंगे और आज हम दोनों पति पत्नी की तरह रात गुजारेंगे। लेकिन इस बात से रूबी इनकार कर देती है और कहती है कि घर में मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बिना नहीं रहेंगे और ये सब हम शादी के बाद करेंगे और शादी से पहले हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इस बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है और इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है मेरा कि मेरे हाथ में कोई चीज आती है और वो मैं तेजी से रूबी के सर पे उसी चीज से वार कर देता हूँ, जिससे रूबी बिस्तर पर गिर जाती है और उसके सर से खून बहना शुरू हो जाता है और रूबी की सांसें थम चुकी होती हैं, लेकिन खून उसका लगातार बह रहा था। और जैसे ही मैं खून बहता हुआ देखता हूँ और ये देखता हूँ कि रूबी की सांसें थम गई हैं तो मेरा नशा पूरी तरीके से गायब हो जाता है, क्योंकि उस वक्त मैंने तबीयत से नशा कर रखा था। लेकिन जैसे ही मुझे इस बात का एहसास होता है कि रूबी मर चुकी है तो मेरा नशा फुर हो जाता है और मैं एकदम से परेशान और बेचैन हो जाता हूँ कि ये मैंने क्या कर दिया और ये मैं करना भी नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में ऐसा हो गया। लेकिन मुझे अब इस बात का अफसोस तो था, लेकिन अब मुझे इस बात का डर था कि अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी और मुझे जेल हो जाएगी। इसीलिए मैंने अपने जुर्म को छिपाने के लिए मैंने अपने ही रूम में इतना एक गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में मैंने रूबी को दफन कर दिया और दफन करने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल के उसी रूम में मैं रहने लगा। लेकिन मुझे उसका ख्याल अक्सर आता, जब भी मैं उसके ख्यालों आते मुझे तो हमेशा उसका चेहरा मुझे नजर आने लगता। इसीलिए अब मैं दिन रात शराब पीने लगा था कि उसका ख्याल मेरे जहन से निकल जाए, लेकिन उसका ख्याल था कि जहन से निकल ही नहीं रहा था। सुबह शाम दोपहर जहां पर भी मैं जाता रूबी का ही चेहरा मेरे आंखों के सामने होता। तभी पुलिस कहती है कि उस वक्त तुमने क्यों नहीं बताया था? तभी वो कह रहा था कि मैं शायद ये इस बात से अनजान था कि ये राज कभी नहीं खुलेगा और मैं नहीं चाहता था कि ये राज मैं खोलूं। तो पुलिस कहती है कि तुमने अब क्यों बताया? तभी वो पवन कहता है कि दरअसल अब मैं कई दिनों से साहब सो नहीं पा रहा हूँ। पहले तो मैं शराब के नशे में रात गुजार लिया करता था, लेकिन अब कुछ दिनों से
नशा भी काम नहीं कर रहा और हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रूबी अब उस गड्ढे से निकल कर आएगी और मुझे मार देगी या अपना बदला लेगी। और इसी को सोच सोच कर अब मैं कई दिनों से सोया भी नहीं हूँ और जहाँ जाता हूँ मुझे हर तरफ रूबी ही नजर आती है। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा डर गया, तभी मैंने आकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को अब भी लग रहा था कि शायद ये झूठ बोल रहा है या शायद इसका दिमागी संतुलन खो गया, लेकिन अब जब वो कह रहा था तो पुलिस इस बात पर आ जाती है कि चलो चलकर देखते हैं, अगर शायद इसके घर पर अगर डेड बॉडी मिल जाती है तो फिर ये सच कह रहा है, और अगर नहीं तो फिर शायद इसका दिमागी संतुलन खो गया होगा। और पुलिस जब उसके घर जाती है और उसकी बताई हुई जगह पर जब पुलिस खुदाई करवाती है तो वहां से एक कंकाल निकलता है। अब पुलिस को इस बात का यकीन हो गया था कि शायद ये सच कह रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तसल्ली के लिए रूबी की माँ को बुलाते हैं और रूबी की माँ से पहचान के लिए कहते हैं कि ये पहचान करो, शायद तुम्हारी बेटी है क्या। लेकिन 6 महीने हो चुके थे और कपड़े और शरीर का पूरा मांस गल चुका था, सिर्फ कंकाल बचा था। अब ऐसे में कैसे कोई पहचान कर सकता है। लेकिन रूबी की माँ को वहां पर एक ऐसी चीजें मिलती है जिससे रूबी की माँ पहचान लेती है। दरअसल उस कंकाल के हाथ पर एक कड़ा होता है सोने का, जिसको वो रूबी की माँ पहचान लेती है कि ये कड़ा रूबी का ही है। और उसका बहुत पहले एक पैर का ऑपरेशन हुआ था जिस पर एक छोटी सी उसमें रॉड डाली गई थी और वो कंकाल पे वो रॉड साफ नजर आ रही थी, जिससे रूबी की माँ ने तस्दीक कर दी थी कि हाँ ये मेरी ही बेटी है। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई करती है क्योंकि पुलिस कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए उसका डीएनए टेस्ट भी कराया जाता है। लेकिन जब डीएनए टेस्ट होता है तो डीएनए टेस्ट में भी रिपोर्ट निकल कर आती है कि वो कंकाल, वो डेड बॉडी रूबी की ही थी। अब पुलिस पवन को तो पहले ही हिरासत में ले लिया था, अब उसकी चार्जशीट बनाकर उसको जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।